गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अंतराल का चौथा पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो बच्चों, अपना मालवा जो ये पाठ है ये प्रभाष जोशी जी का लिखा हुआ है। प्रभाष जोशी जी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज कारे स्तंभ से लिया गया है। और इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम और विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। तो आइए बच्चों, पाठ का सार आरंभ करते हैं। उगते सूरज की साफ चमकीली धूप राजस्थान में ही रह गई। मालवा में तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। ऐसा लगा कि वर्षा ऋतु गई ही नहीं। चारों ओर मटमैला बरसाती पानी भरा हुआ था। सभी छोटे बड़े नाले बह रहे थे। इतना ज़्यादा पानी ये धरती नहीं सोख सकती। ऊपर से ये बादल बरसने को तैयार। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी चल रही थी। घर आंगन को घर से लीपने और रंगोली सजाने का काम हो रहा था। बहू बेटियां नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगी हुई थीं। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी। लेखक तो चटक उजली धूप, ज्वार, बाजरे और सोयाबीन की फसलें देखने आया था। कवार का महीना मालवा में मानसून के जाने का होता है। इस बार तो वह जाते हुए भी धौंस दे रहा था। नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं और सारे ज़रूरी समाचार भी देते हैं। वे क्वालालपुर में भारत के हारने से दुखी थे। फिर वे मौसम और खेती पर आ गए। उन्होंने बताया कि अधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल तो गल गई, पर गेहूं चना अच्छा होगा। उन्होंने चाय भजिया अच्छा बनवा दिया। लेखक और उनकी पत्नी मज़े से खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में शिप्रा नदी भी मिली। वे भरपूर बह रही थी। गए महीने उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया था। कहीं कोई खतरा ना था। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। पहले का औसत पानी गिरा तो भी बहुत लगता है कि इस बार भी बरसात 40 इंच की हुई। इंदौर से उतरते ही गाड़ी में सामान रखवाते हुए दव्वा को कहा कि हमें सब नदियाँ, तालाब, जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। पर बाद में सोचा कि अब उम्र 70 की हो चली है। इस उम्र में शरीर भी पहले जैसा फुर्तीला, लचीला, गर्वीला नहीं हो सकता। अब नदी नाले पार नहीं होंगे, पहाड़ नहीं चढ़े जाएंगे। इस एहसास के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा दिखी। कहीं मटमैली, कहीं छिछली, तो कहीं अथाह गहरी दिखी। ज्योतिर्लिंग का तीर्थधाम वह नहीं लगता था। बड़ी बड़ी मशीनें और ट्रक गुर्रा रहे थे। इतने बांधों के बावजूद नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बिजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। रात भर हम इसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर उसके किनारे बैठ गए। हम नदी को माँ मानते हैं, नर्मदा मैया। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। ओंकेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़, दोनों में सागौन के जंगल। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। बचपन पर पितृपक्ष और नवरात्रि में ऐसा ही पानी मिलता था। शिप्रा नदी छोटी होते हुए भी उज्जैन में महाकाल के पांव पखार कर पवित्र हो गई। ये चंबल विंध्य के जामापाव पर्वत से निकलकर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। चंबल को लेखक ने बिलोद में देखा। वह खूब बह रही थी। वहाँ काफ़ी पानी था। इसके आगे बीहड़ों में डाकू रहते थे। आगे बहुत बड़ा बांध है। इस पर गांधी सागर बांध के सब फाटक खोलने पड़े। बहुत पानी भर गया था। हलोद के आगे यशवंत सागर को इस बार उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 2 दिन तक पुल पर से पानी बहता रहा। मालवा के पठार की सब नदियाँ भर गईं। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। आज के इंजीनियर स्वयं को पानी का सबसे बड़ा प्रबंधक मानते हैं, पर मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज पहले से ही काम कर गए थे। उन्होंने पानी को रोकने के लिए तालाब, बावड़ियों का निर्माण करवाया था ताकि बरसात का पानी रोका जा सके। आज के इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर जाने दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया।
नदी नाले सूख गए, पग पग पर नीर वाला मालवा सूखा हो गया। कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, अतः हाथी पाला नाम आया है। चंद्रभागा पुल के नीचे इतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभंगा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने वाली नदियां उसे हरा भरा गुलजार रखती थी। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चौरल, ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। 1899 में मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी था। तो इस तरह हम जिस विकास को औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वे उजाड़ की अपसभ्यता है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कमलेश सेन, अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी हैं, ये सब बताने को काफ़ी हैं कि मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अमेरिका की घोषणा ये है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम भी अपनी मालवा की धरती को उजाड़ने में लगे हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? तो इस प्रकार से बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता जो है वो सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर सार्वभौमिक हो गई। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता और अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिसमें मालवा भी नहीं बच पाया। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है, तो सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने आज अपना मालवा, जो कि प्रभाष जोशी जी का लिखा हुआ है, इस पर विचार विमर्श किया है और इसे समझा है इस पाठ को। तो मैंने PDF साथ में भेजी है, आपने अच्छे से दोबारा इसको पढ़ना है और अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे। धन्यवाद बच्चों।